आज का हम लोगों का नया टॉपिक है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। पिछले वाले क्लास को यदि थोड़ा सा आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट था उसमें देखा था कि जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबके सहमति से चालू हो चुका था, है ना। कांग्रेस और गांधी जी सभी के सहमति से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरी तरीके से चालू हो चुका था। हालांकि कुछ समय के लिए आपने उसमें यह भी देखा था कि कुछ समय के लिए कांग्रेस और गांधी जी के बीच में बात नहीं बन रहा था, क्योंकि कोई चाहता था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू होना चाहिए, कोई चाहता था कि नहीं हो। तो वहाँ पे एक तरीके से मतभेद था। लेकिन फाइनली नागपुर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, वहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और एक बात निकाला गया कि फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू किया जाए, वो भी जनवरी 1921 में। चलिए, तो अब हम लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही हमारा कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलिए समझते चलते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या है, आप ये समझिए। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट का मतलब हो गया कि ये जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, इसमें ना अलग अलग पहलू थे। अलग अलग पहलू का मतलब हो गया कि गांवों में इस मूवमेंट का असर कुछ और देखने को मिल रहा था, शहरों में इस मूवमेंट का असर कुछ और देखने को मिल रहा था। तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें जो पहला टॉपिक है आपका वो है द मूवमेंट इन द टाउन्स। तो इसमें आप ये देखो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन में किस प्रकार से चल रहा था, यानी कि सिटीज में बेसिकली किस तरीके से चल रहा था। आप टाउन बोलो सिटी बोलो, दोनों मतलब सेम है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, या फिर आप इसको सिटीज भी बोल सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कहा गया है, इन दिस सिटीज द मूवमेंट वाज स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। शहरों में बात करें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा कैसे चालू हुआ, तो शहरों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू करने वाले सबसे पहले लोग कौन थे? मिडिल क्लास के लोग थे, यानी कि इन लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। और किनके कहने पे किया? गांधी जी के कहने पे किया, ठीक है। आगे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। गांधी जी ने क्या कहा था? नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट नहीं करना है, सहयोग नहीं देना है, अंग्रेजों के साथ बिल्कुल भी मिलकर नहीं चलना है। तो गांधी जी के कहने पर हजारों हजार बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया, यानी कि सरकारी स्कूल जो ब्रिटिश चलाते थे उनको छोड़ दिया, स्कूल को छोड़ दिया, कॉलेजों को छोड़ दिया। बहुत सारे बच्चों ने सरकारी स्कूल कॉलेज में जाना छोड़ दिया गांधी जी के कहने पे, क्योंकि उनका सिंपल सा कहना था कि कॉपरेट बिल्कुल भी नहीं करना है। टीचर्स एंड हेड मास्टर्स रिजाइंड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बच्चों ने तो स्कूल कॉलेज को छोड़ा ही छोड़ा, साथ ही साथ जो इंडियन टीचर और हेड मास्टर थे, जो इंडिया के थे, जो अंग्रेजों के अंदर में काम करते थे, पढ़ाते लिखाते थे, उन्होंने भी स्कूलों को छोड़ दिया, वहां से रिजाइन दे दिया, ठीक है। आगे लॉयर्स का बात करें तो लॉयर्स रिजाइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट कोर्ट्स। लॉयर ने भी रिजाइन दे दिया कोर्ट से, ठीक है। कहा कि नहीं, हम अब कोई भी लॉयर वाला काम नहीं करेंगे, खत्म हो गया सब, गांधी जी ये सब करवा रहे थे। आगे, द काउंसिल इलेक्शंस वेर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्लेसेस एक्सेप्ट मद्रास। याद कीजिए, हमने आपको कहा था कि काउंसिल इलेक्शन भी होने वाला था, और काउंसिल इलेक्शन को भी हर जगह पर क्या कर दिया गया? बॉयकॉट कर दिया गया। यानी कि गांधी जी के साथ साथ उनके बहुत सारे लोगों ने यह मन बना लिया कि इलेक्शन में हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है, इन सभी को रद्द करो, ठीक है। लेकिन एक जगह पर इलेक्शन रद्द नहीं हुआ था, वो था आपका मद्रास। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हर जगह पर इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया, लेकिन मद्रास में इलेक्शन को बॉयकॉट क्यों नहीं किया गया, यानी कि इसका बहिष्कार क्यों नहीं किया गया। और मद्रास को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, पता है आपको? चेन्नई के नाम से, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो मद्रास में इलेक्शन का बॉयकॉट क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे रीजन है। देखो, इन मद्रास, यहाँ पे एस छूट गया तो आप इसको मद्रास कर लीजिएगा। इन मद्रास द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। तो मद्रास में ना एक पार्टी था जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, और ये जस्टिस पार्टी में बेसिकली कौन लोग थे? नॉन ब्राह्मण, मतलब कि जो ब्राह्मण नहीं थे। felt that entering into the council was only way of gaining some power that usually only Brahmins had access to। तो मद्रास में जो इलेक्शन होने वाला था उसका बॉयकॉट इसलिए नहीं हुआ। देखो, मद्रास में केवल बॉयकॉट नहीं हुआ बल्कि हर जगह पर इलेक्शन का बहिष्कार किया गया। तो मद्रास में क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन यहाँ पे दिया गया है कि मद्रास में एक जस्टिस पार्टी था, जो पार्टी किसका था? बेसिकली नॉन ब्राह्मण्स का था, जो ब्राह्मण नहीं थे। तो उनका मानना था ना कि हमारे पास ना एक ही तरीका है पावर में आने का, वो क्या? आपका इलेक्शन। इलेक्शन को जीतेंगे, पावर में आ जाएंगे तो हमारे पास भी कुछ पावर आ जाएगा, तो हम भी उस प्रकार के लोगों के लिए काम कर पाएंगे जो कि ब्राह्मण नहीं है। तो इनका मानना था कि इलेक्शन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे हम लोगों को थोड़ा बहुत पावर मिल सकता है। और आपको पता है उस समय पे जो नॉन ब्राह्मण थे, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं थे, उनको बहुत ही अलग अलग प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे भेदभाव हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, इस प्रकार का। तो इन लोगों को क्या लगा कि नहीं, हम लोग इलेक्शन का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम लोग मद्रास में इलेक्शन करेंगे। बात समझ में आ रही है?
और इनका सिंपल सा कहने का मतलब था कि इलेक्शन हम इसलिए कर रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही रास्ता हमारे पास बचता है पावर में आने का, वो है इलेक्शन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझो, मान लीजिए कि इंडिया में कोई सोसाइटी ऐसा है जिसको कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, तो यदि उन लोगों ने अपने एक लीडर को खड़ा किया और उनको वो जिता दिए, तो ऑब्वियस सी बात है उन लोगों का भी भला हो जाता है ना, क्योंकि उनके लीडर उनके लिए काम करेंगे। तो वही इनका यहाँ पे कहना था। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से शहरों में चल रहा था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट क्या देखने को मिला आर्थिक तौर पे। इकोनॉमिक फ्रंट का मतलब क्या होता है, आर्थिक, यानी कि पैसों के मामले में थोड़ा बहुत क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का असर देखने को मिला। देखा जाए, फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, जितने भी विदेशी कपड़े थे जो कि अंग्रेज इंडिया में बेचते थे, उन सभी का बहिष्कार कर दिया गया। बोला कि गांधी जी ने कह दिया साफ साफ कि कोई भी अंग्रेजों के कपड़ों को मत खरीदना। ऑब्वियस बात है, यदि हम अंग्रेजों के कपड़ों को नहीं खरीदेंगे तो अंग्रेज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा, उसका प्रॉफिट रुक जाएगा भाई। आगे, लिकर शॉप्स वेयर पिक्टेड, लिकर शॉप जहां पे हमारे शराब के दुकान हुआ करते थे उसके तरफ क्या लगा दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया कि उधर कोई जाएगा नहीं और शराब को खरीदेगा नहीं। पिक्टेड का मतलब होता है एक प्रकार का धरना प्रदर्शन करो और उसको ना ब्लॉक कर दो उस रास्ते को। ठीक है, तो पिक्टेड का यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। ये एक प्रकार का धरना प्रदर्शन होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, जिसमें लोग बेसिकली ऑफिस के तरफ या फिर फैक्ट्री के तरफ या फिर दुकान के तरफ जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे किसको ब्लॉक किया गया बताओ, शराब के दुकान के तरफ जो रास्ता जाता था उसको ब्लॉक कर दिया गया, ताकि कोई भी आदमी शराब के दुकान तरफ जाएगा नहीं, शराब पिएगा नहीं, और जब शराब नहीं पिएगा तो ऑटोमेटिक क्या अंग्रेजों का प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। और उस समय पे अंग्रेज शराब बहुत खुले तौर पे बेचते थे, इंडियंस हम लोगों को पिलाते थे। आगे, फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स, जैसे हम लोग होली में जलाते हैं ना, होली का एकदम पूरा बहुत बड़ा आग लगाते हैं हम लोग, उसी प्रकार से फॉरेन क्लॉथ को हर प्रकार के लोगों ने क्या किया, अपने अपने जितने भी मतलब घरों में फॉरेन क्लॉथ थे उन सारे लोगों ने अपने क्लॉथ को एक जगह पर इकट्ठा किया और एक साथ उसमें आग लगा दिया। और वो ये दिखाना चाहते थे अंग्रेजों को कि हम लोग अंग्रेजों का सपोर्ट अब नहीं करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे, उसके कपड़ों को भी हम लोग अब जला देंगे पूरी तरीके से। आगे, The import of foreign cloth got halved between 1921 and 1922. 1921 से लेकर 1922 के बीच में जो फॉरेन क्लॉथ हमारे इंडिया में आते थे बेचने के लिए, जो अंग्रेज लाते थे, वो हाफ हो गया। सोचो हाफ क्यों हुआ, सबसे बड़ा कारण ये था कि हम लोगों ने अब खरीदना ही बंद कर दिया था। ठीक है, आगे तो ये सब तरीके से अंग्रेजों को क्या हो रहा था, इन सब चीज़ों से नुकसान हो रहा था। ठीक है, आगे, द वैल्यू ऑफ imported foreign cloth dropped from ₹102 करोड़ टू ₹57 करोड़। सोचो ये डेट कब का है, 1921 और 1922 के आसपास का डेट का बात हो रहा है। सोचो उस समय पे अंग्रेज इंडिया में कपड़ा बेचकर 102 करोड़ रुपए कमाता था, और जो कि घट के कितना हो गया बाद में, 57 करोड़ हो गया। ये ना केवल डाटा नहीं है, इसको जरा आप सोचो आज कितना चल रहा है, हमारा 2024 चल रहा है और यहाँ पे बात हो रहा था 1921 और 22 का। सोचो आज से एकदम ठीक 100 साल पहले अंग्रेज कपड़ा बेच से केवल 102 करोड़ रुपए कमा रहा था। आपको लग रहा होगा कि सर ये कौन सी बड़ी बात है, 102 करोड़ थोड़ी कोई बड़ी बात है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि कब का बात हो रहा है, आज से 100 साल पहले का बात हो रहा है। और उस समय पे 102 करोड़ कमाने का मतलब है कि एक तरीके से ना मतलब बेताज बादशाह जिसको हम लोग कहते हैं ना, मतलब पैसा का कोई कमी नहीं, वो चीज़। जैसे हमारे नाना नानी हम लोगों को बचपन में क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि बेटा 2-4 रुपए मार्केट लेके जाते थे और पूरा थैला भर के सामान लेके आ जाते थे। मतलब कि उस समय पे महंगाई था क्या, बिल्कुल नहीं था, बहुत सस्ते में चीज़ें मिल जाती थी। सोचो जब उस समय पे 3-4 रुपए में पूरा थैला भर के सामान मिल जा रहा था, तो सोचो ये जब ये लोग 102 करोड़ रुपए उस समय पे कमा रहे थे, तो सोचो इस समय इन लोगों का प्रॉफिट कितने बड़े लेवल पे हो रहा होगा। बहुत बड़ी बात थी उस समय पे। ठीक है, जो कि घट के कितना हो गया, 57 करोड़ हो गया। अच्छा 57 करोड़ भी क्या उस समय पे कम था, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ करता था ये, बहुत मतलब इतना है ना आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, उस समय पे इनका वैल्यू बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड। अब अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज दम थोक में बड़े लेवल पे ब्रिटेन से कपड़ा बना के लेके आते थे और वो थोड़े बुलबुल के बेचते थे हर जगह पर। वो क्या करते थे, इंडिया के मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को थोक में बेच देते थे। अब हमारे इंडियन लोग क्या करते थे, उसको खरीदते थे। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इंडियन मर्चेंट्स ने भी और ट्रेडर्स ने भी अंग्रेजों का कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। बोला कि नहीं भैया, हमको गांधी जी ने मना किया है, हम उनको उनके बातों को हम नहीं ठुकरा सकते हैं, तो अब हम आपसे कपड़ा नहीं खरीदेंगे।
ठीक है, तो अंग्रेजों का कपड़ा यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से डाउनफॉल में चला गया। ठीक है, आगे, एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड फॉरेन क्लोथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस। अब जैसे जैसे बॉयकॉट मूवमेंट हमारा बढ़ रहा था, यानी कि लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के हर एक प्रकार के सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। जैसे जैसे ये मूवमेंट हमारा बढ़ता चला गया, लोगों ने फॉरेन क्लॉथ को पहनना तो दूर, छूना भी छोड़ दिया। ठीक है, और केवल वो लोग इंडियन कपड़ों को ही पहनना चालू किया, जो इंडिया में बनते थे केवल उसी को पहनना चालू किया। और उस समय पे जो सबसे बेस्ट हमारा चलता था वो चलता था खादी। आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा कपड़ा होता है ये। ड्यू टू दिस प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। अब देखो, लोग अंग्रेजों के कपड़े को पहन नहीं रहे हैं, केवल क्या पहन रहे हैं, इंडिया के कपड़ों को पहन रहे हैं। तो बताओ किसको बढ़ावा मिलेगा, इंडियन टेक्सटाइल को बढ़ावा मिल गया। जितने भी टेक्सटाइल थे, मिल थे, या फिर जो हैंडलूम जो हाथ से कपड़े बनते थे, उन सबको बहुत अच्छा बूम देखने को मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा इकोनॉमिक फ्रंट, यानी कि किस तरीके से आर्थिक तौर पे हम लोगों को यहाँ पे अंग्रेजों का जो डाउनफॉल देखने को मिला वो हम लोगों ने देख लिया। अब लेकिन क्या आपको लगता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतने आसान तरीके से चला होगा हर जगह पर? नहीं, इसके साथ में कुछ समस्या भी था। क्या समस्या था? देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन सिटीज, लेकिन शहरों में ना, हालांकि शहरों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू तो हुआ था, लेकिन जिस स्पीड से चालू हुआ था ना, उसी स्पीड से ये धीरे धीरे खत्म भी होने लगा था। क्यों खत्म होने लगा था, इसके पीछे रीजन है। यदि आपसे कोई पूछे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शहरों में है वो स्लो डाउन क्यों हो गया था, इसके पीछे 3-4 रीजन है, समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग वेयर द रीजन्स फॉर स्लो डाउन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सिटीज। पहला है, खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ, सो द पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। अब देखो, हम लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों के कपड़े को खरीदना बंद कर दिया। हम लोगों ने क्या पहनना चालू कर दिया, खादी पहनना चालू कर दिया, जो कि हमारे इंडिया का खुद का कपड़ा था। लेकिन यहाँ पे खादी का साथ समस्या ये था कि खादी ना बहुत महंगा बिकता था, क्योंकि भाई खादी बहुत प्योर कपड़ा होता था, और चूंकि लोग इसको ज़्यादातर हाथ से ही बनाते थे, तो बहुत महंगा होता था, जिसको कि हर गरीब आदमी इंडिया में अफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन जो ब्रिटिश कपड़ा बना के लेके आते थे ना ब्रिटेन से, वो मशीन से बना के लेके आते थे, और मशीन से जब भी कोई चीज़ बनता है तो बड़े लेवल पे बनता है और उसका प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाता है, तो वो बड़ा सस्ते में मिल जाता था। तो बताओ, यहाँ पे हम लोगों के पास जो समस्या था वो ये था कि खादी हमारे लिए महंगा था, तो हर गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो दोबारा आदमी किधर की ओर शिफ्ट हो गया, ब्रिटिश क्लॉथ की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो सस्ता मिल जाता था हमारा। ठीक है, आगे पहला कारण ये था हमारा स्लो डाउन होने का मूवमेंट। दूसरा है, देयर वेर नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस दैट कुड बी यूज्ड इन प्लेसेस ऑफ ब्रिटिश वंस। देखो, गांधी जी ने ये तो कह दिया कि स्कूल को छोड़ दो, कॉलेज को छोड़ दो, कोर्ट को छोड़ दो, रेलवे को छोड़ दो, हर चीज़ों को छोड़ दो। लेकिन आप जरा सोचो, यहाँ पे लॉजिक लगाओ कि क्या यदि गवर्नमेंट के स्कूलों को टीचर छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, तो उनके पढ़ने के लिए दूसरा स्कूल होना चाहिए ना, जहाँ पे वो पढ़ सके। लेकिन यहाँ पे दूसरा स्कूल भी नहीं था, यानी कि कोई एक अल्टरनेटिव नहीं था हमारा। तो बताओ, यहाँ पे दोबारा बच्चों को, हेडमास्टर को, टीचर को कहाँ जाना पड़ा, दोबारा उसी स्कूल में जाना पड़ा जो कि अंग्रेजों का था। देखो, लेकिन यहाँ पे ना समस्या ये है कि लेकिन यदि हमारे पास अल्टरनेटिव रहता, कुछ ऐसा स्कूल रहता जहाँ पे बच्चे जाके अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, तो क्या दोबारा हम लोग अंग्रेजों के स्कूल में जाते? बिल्कुल नहीं जाते। तो पहला यहाँ पे आपने रीजन क्या देखा, पहला रीजन ये था कि जो खादी था वो एक्सपेंसिव था, लेकिन जो कपड़े हमारे बिकते थे किसके द्वारा बेचे जाते थे, अंग्रेजों के द्वारा, वो बड़ा सस्ता होता था, इसलिए लोग दोबारा उसी के तरफ शिफ्ट कर गए, अंग्रेजों के तरफ। पहला ये था हमारा। दूसरा ये था कि गांधी जी के कहने पे हम लोगों ने स्कूल को तो छोड़ दिया था, लेकिन उसके जगह पर कोई अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं था जहाँ पे हम लोग जाके पढ़ सके, जहाँ पे अपना काम कर सके, नहीं था। तो दोबारा आदमी को जबरदस्ती कहाँ जाना पड़ा, उसी स्कूल में जाना पड़ा। सो स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड हेडमास्टर्स बिगेन बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स। तो चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, हेडमास्टर हो, हर किसी ने दोबारा जाके उसको ज्वाइन कर लिया। लॉयर्स ज्वाइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। तो लॉयर ने जो रिजाइन दिया था, वो लोग दोबारा गवर्नमेंट कोर्ट में जाके अपना काम करने लग गए, लॉ प्रैक्टिस करने लग गए। तो यहाँ पे एक तरीके से आप ना ये सब जो पॉइंट आपने पढ़ा, ये सब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या दिखा रहा है, ड्रॉबैक दिखा रहा है। जिस स्पीड से ये चालू हुआ था, उतने ही स्पीड से ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे भी आ गया था। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या हाल था शहरों में, किस तरीके से उसका ड्रॉबैक था, क्या उसके साथ बेनिफिट, क्या डिसएडवांटेज था, ये सब कुछ हम लोगों ने इसमें देखा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है वो है आपका रेवेलियन इन द कंट्री साइड। ठीक है, तो हम लोग इसको अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।